हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम इसके डेरिवेशन को भी प्रूव करेंगे भी ये कैसे करनी है। तो ड्यूलोंग और पेटिट लॉ करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए भी ये कैसे, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे आप सपोज करो आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, उसको मैंने किसी टेम्परेचर सोर्स के साथ लगा रखा है। ठीक है, तो इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने मेज़र किया। ठीक, तो इस बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कराने के लिए मुझे इस सोर्स से इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको भी। कोई सॉलिड है आपके पास, तो बाहर से आपके पास कोई टेम्परेचर सोर्स है, उस टेम्परेचर सोर्स से आप इसको कुछ एनर्जी दे रहे हो ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। तो कितनी वो एनर्जी आप इसको दे रहे हो उसको क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो भी बात ये है भी ये जो सॉलिड ले रखा है हमने, भी कितना इसका अमाउंट होना चाहिए, नियर अबाउट यूनिट मास होना चाहिए, जो 1 kg कह सकते हो आप। ऐसा ही सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 kg ले सकते हो आप। ठीक है, और डिपेंड करता है भी आप CGS में भी इसे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आता है आपका भी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में मोस्टली हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स थी ये तो आपका बेसिक था थोड़ा सा। तो सपोज करो बस यही है भी, आपके पास कोई सब्सटेंस है, कितना अमाउंट लेना है उसका, 1 मोल लेना है हमने। आपने कितना लेना है, 1 मोल लेना है। तो 1 मोल सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर दें ताकि उसका जो टेम्परेचर है आपका 1 डिग्री राइज हो जाए। ठीक, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं हम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी और समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें ऐसे ही सिस्टम में, जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो ये बेसिकली इसकी ऐसा ही यूनिट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। वन इज अ स्पेसिफिक हीट at constant volume Cv, that is equal to du upon dt at V is constant, and specific heat at constant pressure। तो बात ये समझने वाली है यहाँ से भी, Cp और Cv दोनों में से कौन सी ज़्यादा यूजेबल है, और सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए, मतलब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को, तो इन दोनों में से हम कौन सी स्पेसिफिक हीट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट हमें पता है भी सॉलिड्स क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, दे आर रिजिड बॉडीज होती है। तो इसका मतलब अगर इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब बी तो उसकी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, बी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना हमारी। तो मतलब दिस इज मोर प्रेफरेबल। जो चीज़ हमें चाहिए वो पहले ही अवेलेबल हो रही है, तो इसके लिए हम इसको सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए Cv को फंडामेंटल लेते हैं भी। Cv इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है। तो सॉलिड्स को जब भी एक्सपेरिमेंटली भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ एग्जामिन करनी है तो CV से हमें इजीली उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भी। दैट्स वाई बी CV इज मोर प्रेफरेबल ओवर CP. Main reason is that we solids are incompressible, so that's why CV is more fundamental than the heat capacity at constant pressure. ठीक भी। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट्स लॉ ने बेसिकली हमें कुछ सॉलिड्स के बारे में बताया था। भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ CV की वेरिएशंस कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पीछे करके आए हैं अभी CV क्या चीज़ है, CV के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट्स लॉ ने CV के बारे में ही हमें बताया था। इन्होंने अलग अलग सॉलिड्स मटेरियल्स लिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भी एक ही सॉलिड मटेरियल लिया उसके बारे में इन्होंने बता दिया, नहीं। दे टेक मल्टीपल टाइम्स ए सॉलिड मटेरियल्स एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CV। तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स CV की वैल्यू फाइंड की। तो बेसिकली ये फ्रेंच फिजिक्स थे। 1819 में ड्यूलॉन्ग्स और पेटिट लाया था आपका। तो व्हाट ही सेज दैट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी मटेरियल ले लो आप, कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लो आप, तो उस केस में जो CV की वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी। अगर ये कांस्टेंट है मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इट मीन्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो उसने ये बताया था भी कोई जो चाहे सॉलिड ले लो आप, सभी की जो CV की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3R, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये इसने बताया था, लेकिन बाद में हम आगे करेंगे भी ये लॉ फेल हो गया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो भी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका प्रूफ भी, ये 3R कैसे आया आपने भी 3R हमने प्रूव करना है भी 3R कैसे आया। तो चलो टोटल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी क्रिस्टल के बारे में आपको पता होगा। क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक है ना, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक हो गया, ठीक है। क्रिस्टल बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ इसके बारे में। क्रिस्टल क्या होता है आपका, बेसिस प्लस लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। लैटिस पॉइंट और बेसिस दोनों को ज्वाइन करके ही हमारा क्रिस्टल बनता है, ठीक है। लैटिस बेसिकली आर वेकेंट सीट्स वेयर द बेसिस आर सिटिंग। बेसिस मीन्स एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की इन ऑर्डर टू फाइंड द एनर्जी यू मस्ट नो अबाउट दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। चलो सपोज करो कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बारे में हमें बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है, हमें पता ही है। अगर उसके एक एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लग जाए तो हम पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर क्रिस्टल की किसी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता लग जाए हमें भी, उसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हम ईजिली पूरे क्रिस्टल की एनर्जी निकाल सकते हैं और सॉलिड्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। उसने हमें ये बताया था ना भी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उसकी जो एनर्जी क्या होगी, हाफ केवीटी होगी। तो फर्स्ट थिंग हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
चलो हम सपोज कर लेते हैं ये पार्टिकल है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई 1। अगर प्लेन में जा रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई 2। अगर 3D में जा रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई 3 हुई। ठीक है, अगर एक्स एक्स की तरफ जा रहा है तो 1 हुई, मतलब फ्रीडमली वो एक्स एक्स की तरफ जा रहा है, मतलब बाकी जो आप कह सकते हैं वाई और जेड की तरफ उसकी रेस्ट्रिक्शंस ला रखी हैं हमने, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई, एक्स एक्सिस सिर्फ 1 हुई। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एटम, हम एक एटम की बात कर रहे हैं याद रखना, उसके लिए जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ kBT। ठीक, अगर जे पार्टिकल वाई की तरफ जा रहा है और जेड की तरफ भी है, मतलब प्लेन से स्पेस में आ गया आपका, 3D में मूव कर रहा है, तो कितनी हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 हुई। ठीक है, तो ए की कंट्रीब्यूशन क्या थी 1/2 kBT। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी 3/2 kBT। सिमिलरली अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो उस केस में भी अगर 3D में बात करें उसके लिए भी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT होगी, बिकॉज ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या थी 1/2 kBT। ठीक है, और अगर 3D की बात करें तो वो क्या होगी आपकी 3/2 kBT। ठीक है भी, तो ये था आपका, इसके बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। इक्विपार्टीशन एनर्जी का मतलब क्या है भी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपकी इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, तीनों के लिए आपकी एनर्जी की कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्टिकल के लिए अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है तो उसकी कंट्रीब्यूशन आपकी सेम रहेगी, राइट। तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली 3/2 kBT, और दोनों के लिए वैल्यू आपकी सेम रहेगी। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली हमने, टोटल एनर्जी ऑफ पर एटम क्या होगी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया 3 kBT। अगर n एटम्स हैं, मैंने बोला था ना भी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करना है तो एक पार्टिकल की अगर हमने वैल्यू निकाल ली, कोई भी वैल्यू हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी निकाल ली, ठीक है, और समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है किसी भी पार्टिकल का हमने, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर होगी, एक एटम के साथ क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, तो काफ़ी सारी हमें प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने में इजी हो जाता है। तो सिमिलर वे हमने एक एटम की एनर्जी निकाल ली 3 kBT फॉर n एटम्स के लिए, तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 kBT। बेसिकली n क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है आपका, kV आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T इज टेम्परेचर होता है, इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर दैट इज टेकन इन द केल्विन। बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, हमें पता है CV किसका इक्वल होता है du/dt एट कांस्टेंट V। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो T का डेरिवेटिव 1 हुआ तो 3 kV आ गया, n kV की वैल्यू क्या आई आपकी, दैट इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू क्या होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 24.9 पर मोल, ठीक है, पर केल्विन आपकी वैल्यू, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो देखो हमने स्टेटमेंट में यही बताया था ना भी CV की वैल्यू 3R आ रही है, तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया भी जो आपकी ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ ने बताया था हमें, तो उसके लिए जो एनर्जी थी आपकी 3 kBT आ गई और स्पेसिफिक हीट क्या आ गई 3R आ गई। तो यही इसने हमें ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ ने बताया था भी CV की वैल्यू आप ऐसे कर निकाल सकते हो इसको। तो ये था हमारा ड्यूलॉन्ग्स और पेटिट लॉ। बेसिकली अगर इसका प्लॉट ड्रा करें, प्लॉट में अगर एक तरफ हम लगा लें टेम्परेचर आ गया आपका इन केल्विन,
ठीक है। इसकी यूनिट्स आ गई आपकी जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ आप देख सकते हो ये कह रहा है भी इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर के साथ चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था इसका प्लॉट था जो रिजल्ट इसने हमें व्हाट ही सेज दैट एक्चुअल में इन्होंने हमें ये बताया था, बट ये ला फेल हो गया था और इसकी कुछ लिमिटेशंस थी दैट वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।